एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल प्रशांत एज के एक नए पॉडकास्ट सीरीज पर। आज हमारे साथ बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट है जिसे कि हम लोग एक एमडीआरटी मशीन के रूप में जानते हैं। वो खुद तो एमडीआरटी है ही है। उनके टीम में 2 दर्जन एमडीआरटी है। तो आज उनसे हम उनके सारे किस तरीके से इंश्योरेंस सेलिंग करते हैं, उनके राज को हम लोग उसको अनलॉक करने वाले हैं, उनके सेक्रेट को जानने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने साथ हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर पवन सचदेवा। तो मेरे साथ है पवन सचदेवा सर, कि जो कि इंश्योरेंस के मास्टर हैं। लोग इनको एमडीआरटी मशीन के रूप में जानते हैं। तो पवन सर, सबसे पहले हम लोग आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। तो एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे पवन सर। तो जैसे आपने मेरा नाम तो ऐसे बता ही दिया है अपने चैनल पे। तो पहले तो मैं थैंक यू करता हूँ आपको कि आपने इनवाइट किया मुझे अपने चैनल पे। और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत सारे लोग देखें जिनकी लाइफ में कुछ डिफरेंस आ सके। तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी, मैं 1999 से ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में मैंने काम किया, और उस समय मैंने इंश्योरेंस भी साथ में करता था। तो आज 25 साल हो गए मुझे यही काम करते हुए। और इस बीच इस जर्नी में लोगों का फाइनेंशियली मैंने, क्योंकि एक 25 साल बहुत होते हैं, तो मेरे जो क्लाइंट जुड़े थे सन 99 से या 2000 से, तो आई हैव सीन देम ग्रोइंग, मार्केट गोइंग डाउन, इंश्योरेंस में बड़े सारे चेंजेस आए, अप्स एंड डाउन्स आए। और एक, अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो आज की डेट में जो आज इंश्योरेंस की मैं स्थिति देखता हूँ वो बहुत ही अच्छी है, जो 2008-10 में हुआ करती थी। तो वहाँ पे बहुत चेंजेस हुए। बहुत सारे लोगों ने मतलब जिन्होंने भी उस समय बहुत अच्छा काम करते थे, और जिन्होंने दूसरों की लाइफ में डिफरेंस लाए, और इंश्योरेंस ने एक नया मीनिंग पकड़ा है अब, खासकर कोविड के पास। कोविड से पहले तो ये बड़ा एक पुश प्रोडक्ट होता था, और उसके बाद कोविड के बाद से ये बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा मेरे ख्याल से एक अपने आप में, जैसे कहते हैं ना, इस डिकेड का बहुत बड़ा परिवर्तन रहा, जिसमें लोगों को ये समझ में आया कि प्रोटेक्शन या अपनी फैमिली को प्यार करने का क्या मतलब होता है। वी हैव सीन सो मेनी पीपल हु हैव lost their dear and near ones, and they started importance of insurance, knowing the importance of insurance. I think जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आज का जो हम देख रहे हैं, और मैं आगे भी मानता हूँ कि जो पिछले 2 साल में बड़े सारे चेंजेस हुए, ये क्लाइंट के लिए, हम आपके लिए, और जो इसकी फेटर्निटी के लोग हैं, वो बहुत कुछ चेंज कर पाएंगे आगे। तो पवन सर, थोड़ा सा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। और हम लोग थोड़ा ये जानना चाहेंगे आपसे, मैं हम लोग हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में आए कैसे। मैं ये इसलिए बता पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इंश्योरेंस वर्क को थोड़ा सा हमारे समाज में लोग निगेटिव लेते हैं, या इंश्योरेंस में वो करियर बनाने में लोग हिचकते हैं। तो थोड़ा सा हम आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, किस तरह से फैमिली बिलोंग करते हैं, और कैसे आप इंश्योरेंस सेक्टर में आए। मैं बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। मैं भी कई बार लोगों को बोलता हूँ, टेक प्राउड टू बी एन इंश्योरेंस एजेंट। और इससे मेरी हमेशा शुरुआत रही है जब भी मैं लोगों से मिला। तो मेरी भी कुछ जर्नी ऐसे रही। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मैं, आई वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी। एंड माई फादर वॉज सर्विस, इनटू सर्विस। भेल में मेरा फादर साहब काम करते थे, और मदर हाउसवाइफ थी। हम दो, बस एक मैं हूँ और एक मेरी छोटी सिस्टर है। तो हम लोग ने पढ़ाई करी। फिर कुछ ऐसा हुआ 10th के बाद, मुझे लगा यार हम लोग को ना खेल में होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स में मैं बहुत तेजी से मैंने अपने आप को ग्रो करना शुरू किया। और मैं देखता था कि स्पोर्ट्स से जो मुझे सीखने को मिला, और जो मॉरल वैल्यूज उससे आई, एक तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अगर मैं आज आपको सच बात बताऊं, लोग आज कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो वो वाले जो चीज थी, शायद मैं उस जमाने में, सब लोग ये किया करते थे, पर मैंने खेल को ही चुना। और उससे एक तो मेरे अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आई, गोल कहाँ तक पहुंचना है वो समझ में आया।
और मैं वैसे भी शॉर्ट पुट, हैमर, डिस्कस थ्रो से मेरी शुरुआत हुई थी स्पोर्ट्स में। वैसे मैंने रनिंग भी शुरू करी थी कि पहले जो होता है ना कि हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस कंट्री में काम करेंगे या क्रॉस कंट्री करेंगे, तो अपने जैसे जो लोगों का उस समय चलता था कि तब हमारे वहाँ 1982 में एशियाड गेम्स हुए थे, तो एक वो बहुत बड़ी छाप छोड़ दी थी उन्होंने। तो ऐसे ही मैं करता रहता था, तो कहाँ तक पहुंचना था, कितने मीटर हमें वो क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट पुट हो गया या हैमर हो गया, कितनी दूर तक जाना था, जेवलिन कितनी दूर तक जाना, तो मैं कई कई बार ना लास्ट थ्रो में जीता। जैसे हमारे को छह मिलते हैं, तो कई लोग क्या होते हैं, अगर आप शुरू में कभी भी इन चीजों में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे शुरू के तीन थ्रोज आपके बेस्ट होते हैं, और बहुत कम होता है जो नेक्स्ट तीन थ्रो होते हैं उसमें आप कभी फर्स्ट आ सकते हैं। तो जब भी मैं बिना गोल के, क्योंकि वहां पे बहुत दूर जाता था जेवलियन, तो उस समय ना ये पता करना मुश्किल हो जाता था कि वो कौन सा कितने मीटर गया है। उस समय तो फिर मैं अपने दोस्तों को कहता था वहां पे झंडा लगाओ जहाँ पे सबसे आगे का है। तो कई कई बार हमने सिक्स्थ थ्रो में भी वो झंडे से आगे मारने की कोशिश करी। इसका मतलब अगर हमें टारगेट पता हो कहाँ पहुंचना है, तो वो वहां पे हम उस चीज को पा लेते, चाहे वो क्यों ना क्यों लास्ट थ्रो हो। तो मैंने कई बार गोल्ड मेडल जो है वो बड़े लास्ट थ्रो में जीता। मतलब आई नेवर गिव अप कि मेरे पांच खराब हो गए तो मैं नहीं करूंगा। तो ऐसे मेरे पास अगर आपको बोलूं तो एट्थ क्लास से लेके ट्वेल्थ क्लास तक मैंने हमेशा गोल्ड और सब चीजों में, थ्रो में एटलीस्ट, शॉर्ट पुट, हैमर, जेवलिन, डिस्कस, इसमें हमेशा गोल्ड आया। फिर एक हमारी टीम के टूर्नामेंट होता था टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में आपको लगता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं रस्सा खैच। तो उसके टीम के में भी एक दूसरे के साथ टीम की स्पिरिट होती है। टीम के साथ एक ही चीज में, एक ही सामान्य वो में और एक ही चीज में आपको बड़ा फोकस होके खींचना पड़ता है। और जब आप ताकत लगाते हैं तो सबकी ताकत एक ही बार में लगनी चाहिए। अगर शुरू के तीन ज्यादा लगा देंगे, बीच के बाद में लगाएंगे, तो आप हार जाते हो। तो वो जो है हमने सेवन्थ से लेकर शायद ट्वेल्थ तक वी वर नंबर वन ऑल द टाइम। तो टीम स्पिरिट भी जागृत हुई कि जैसे टीम अगर सब इकट्ठा करेंगे। और ये बात मुझे उस समय समझ में आ गई थी, क्योंकि हम जो फर्स्ट टू बार जीते उसमें मैंने देखा कि वही लोग गलतियां करते हैं, कोई शुरू में कैच लेता है, टाइमिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे मैंने फिर कॉलेज में आया तो मुझे लगा कि नहीं, कॉलेज मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हो गया, फिजिकल क्लियर हुआ मेरा। लेकिन मेरा एडमिशन एक सीएफए में भी हो गया। जब तब नया आया था सीएफए, फर्स्ट बैच था हमारा, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट करके, आईसीएफएआई हैदराबाद से। तो मैंने उसमें लिया, और एडमिशन लेने के बाद मैं दिल्ली पढ़ने आया। और फिर कुछ ऐसा रहा कि मेरे को लगता था कि यार घर से पैसे आते हैं, पढ़ते रहते हैं, और जो उस समय जॉब्स अवेलेबल नहीं थी सीएफएस के लिए, तो मुझे लगा यार ये ना कर तो लूं, और जॉब तो मिलनी नहीं, क्योंकि जो पहले जिन्होंने काम कर लिया वो को कोई नौकरी नहीं दे रहा था, क्योंकि उस समय पता ही नहीं था सीएफए होता क्या है लोगों को। फिर मैंने जॉब करना शुरू किया। जैसे ही मैंने जॉब किया तो कई बार जो पास हुए थे वो नौकरी मांगने आए, उल्टा हो गया। और मेरी बाई चांस जो पहली जॉब लगी वो मर्चेंट बैंकिंग में लगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट में था। तो सीएफए में मैं बड़ा हमेशा लगता था कि मुझे कि फाइनेंस में रहे, क्योंकि उस समय शरदत 94 की बात है, हर्षद मेहता का कांड हुआ था, तो उसमें एक एमएस शूज के पवन सचदेवा जी थे, जो कि मेरे नाम से एक ही जैसे थे। वो सचदेवा थे, मेरा सिर्फ उसमें नेम सचदेव है। तो वो हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ी बड़ी एड आती थी, एमएस शूज नाउ इन होटल्स, पवन सचदेवा इन टू होटल्स, पवन सचदेवा इन शूज। तो ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के पब्लिक ऑफर आ रहे हैं। बट वो था शायद, मेरे को वो देखते हुए अपने नाम को, मेरे को फाइनेंस में जाने की इच्छा हुई। तो फाइनेंस में मैं जब इधर आया तो जब डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो विद गॉड ग्रेस बहुत कुछ हमारे बहुत अच्छा किया। उस समय 50-50, 1-1 करोड़ कर लिया, जो कि बहुत कम होता था। तो हम लॉयड फाइनेंस, हमारे मर्चेंट बैंकर हुआ करते थे। तो ऐसी ही शुरुआत हुई। फिर मैंने एक बार नौकरी करने की कोशिश की, मुझसे हुई नहीं, क्योंकि वो बात करने का तरीका और सेल्स की बातें ऐसी बेकार की उल्टी सीधी समझाते थे। तो मैंने कहा यार मैं अपना ही काम करूंगा। तो आई स्टार्टेड ऑफ माई ओन, दो इन वन ऑफ द पार्टनरशिप। I fortunately got mentor, and
इस तरह से मैं फाइनेंशियल फील्ड में आया एंड वी स्टार्टेड आवर कैरियर एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और 2001 में आपको मैं समझाऊं कि वो उस समय बड़ा नया सा नई नई इंश्योरेंस कंपनीज आ रही थी, आईसीआईसीआई, टाटा, बजाज। और क्योंकि उस समय 2000 में या 2001 में मेरे ख्याल से ओपन कर दिया था प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए, तो वो बड़ा एक अच्छा रहा। हमने वो वाला दौर देखा, क्योंकि हम लोग आते थे जिस जैसे, तो हमने वो दौर भी देखा जहाँ पे टीवी नहीं होता था। तो 1982 में एशियाड से पहले वो टीवी आया, फिर 90s में कंप्यूटर आए, और फिर उसके बाद 2001 तक तो मैं एमएस ऑफिस को ही सोचता था कि वही कंप्यूटर होता है, तो विदाउट एनी डिग्री। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। और क्योंकि हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट में था, तो कभी कोई हमसे बोलता था तो कई लोग हमसे कुछ मांगते थे, तो हमें इसलिए वो भी करना पड़ता था। वो कहते हैं पवन जी आप ये करते हो तो आप मोटर भी देखो, आप हेल्थ भी देखो हमारा, फिर आप देखो हमारे म्यूचुअल फंड्स भी आपके पास हैं। तो कोई क्रिटिकल इलनेस की कोई चीज हो उस समय, कोई एफडीज हो, प्लांटेशन कंपनीज उस समय आई, तो ये सब आप देखो और आप ही गाइड करो। तो आपका जो कहने का है कि हम लाइफ इंश्योरेंस में भी मैं ऐसे ही आया। पहले तो एक बार अपने इंश्योरेंस कराने गया, क्योंकि फिर मैंने जब देखा तो जिनसे मैंने कराई वो कहते हैं यार आप ना एजेंसी लो हमारे साथ। तो उस हिसाब से फिर उस प्रकार मतलब पहली बार एजेंसी भी आई लाइफ की। और उस समय तो लाइफ इंश्योरेंस का कुछ अलग ही मतलब होता था। लेकिन वी वर फॉर्चुनेट इनफ, आई वाज द वन इन व्हेन टाटा एआईए लॉन्च देयर टर्म इंश्योरेंस इन 2000 एंड 2001 की बात मैं कर रहा हूँ। तो हमने दिल्ली में, वी वर द फर्स्ट वन टू डू टर्म इंश्योरेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और वो भी 1 लाख का प्रीमियम उस समय, वो भी टर्म इंश्योरेंस में, जब लोगों को पता भी नहीं होता था टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। एंड जो मुझे बाद में पता लगा कि जब हम आए थे तो टाटा में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था, कि हमने ये टर्म पहली बार लेकर आए और टर्म पॉलिसी में उन्होंने पहली बार 1 लाख का प्रीमियम दिया। हमें ये बात बाद में पता चली, 1 साल बाद, क्योंकि किसी ने रिजाइन किया तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसे आपका 1 लाख का प्रीमियम सेलिब्रेट किया। तो उस समय से ना ये हो गया कि चलो मेरे कारण दूसरों को खुशी हुई, क्योंकि उस समय हम भी स्ट्रगलिंग ही थे। लेकिन इस बात का एक बड़ा अच्छा हुआ कि देखो दूसरे की खुशी में आई गॉट, 1 साल बाद मेरे को बड़ी खुशी हुई। कितने सारों की वजह से कितने लोगों ने केक खाया होगा या एंजॉय किया होगा या सेलिब्रेट किया होगा। तो आई थिंक वहां से मेरा जो अ, इस फील्ड में आया, तो आप ये नहीं कहते कि इट वॉज बाय चॉइस। हाँ, फाइनेंस वॉज माई चॉइस, बट उस समय इतनी चीजें नहीं थी, जैसे स्टॉक मार्केट के लिए उतना नहीं बात होता था, क्योंकि उस समय स्कैम्स बड़े होते थे। तो कभी हॉफलैंड का हो गया, कभी कोई दूसरी कंपनी ने लिया, कई लोग आए 20-20 50-50% के रिटर्न के वादे करके लोगों को ले गए, और बहुत लोगों ने पैसा भी उसमें किया खराब। बट उस स्टॉक के सिवा मैंने जो किया सब कुछ किया, और जो किया वो उस समय उन कंपनीज के साथ किया जो लोगों का पैसा वापस आया, ग्रोथ हुई, और ऐसा सब हुआ। तो ये मेरी तो छोटी जैसा सी। जैसा कि आपने बताया कि आपके फैमिली को इंश्योरेंस सेक्टर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। आपके रेलवे, अब रेलवे से बताया ना कि पिताजी रेलवे बैकग्राउंड में थे, रेलवे में नहीं, सर्विस करते भेल में थे। थे, भेल में भारत अच्छा, हैवी भेल में इलेक्ट्रिकल्स काम लिमिटेड। करते, भेल में काम करते थे। तो आपको फाइनेंस सेक्टर में था सेक्टर, बट एनी हाउ किसी तरह से आपको बाई चांस बना कि किसी ने आपको एक एजेंसी ऑफर किया, आपने लिया, वहां से इंश्योरेंस की आपकी जर्नी शुरू हो गई। तो पहली कंपनी कौन थी सर आपकी जब इंश्योरेंस सेक्टर में जब आए? देखो सारे इंश्योरेंस की जो माँ है वो तो एलआईसी है, कि जब हमने तो शुरुआत जो करी तो आपने एलआईसी से एजेंसी जो की। लिया था वो एलआईसी में लिया था? पहले एलआईसी में लिया था मेरा, 99 2000 की थी, क्योंकि उस समय सिंगल प्रोडक्ट बड़े चलते थे। बीमा निवेश करके एक बहुत अच्छा प्लान आता था लोगों का, जिसमें 10-10 11-11% की रिटर्न आती थी उस समय। 11% की टैक्स फ्री रिटर्न होना, एक लोग, क्योंकि उस समय ना थोड़ा सा अगर मैं आपको उस बारे में या उस टाइम की बात बताऊं, तो कई जो लोग ऐसे थे कि जिन्होंने सारा पैसा उनके पास जो आता था वाइट में करने का यही एक जरिया हुआ करता, ज्यादा एवेन्यूज नहीं हुआ करते थे। तो अच्छा, जो दूसरे एवेन्यूज हुआ करते थे जैसे प्लांटेशन कंपनी हो गई या कोई दूसरी तरीके की कंपनी हो गई जो स्टॉक मार्केट से आपको रिटर्न देती थी 32% का, वो बोलते थे। पर आपको मालूम है जब स्टॉक मार्केट नीचे आती है तो सब कुछ तबाह कर देती है।
तो वो कंपनियां भाग गई, कुछ हो गया। तो हम लोग बहुत अच्छा काम करते थे सिर्फ एलआईसी के साथ और आरबीआई के साथ। आरबीआई बॉन्ड्स उस समय, जो आज भी हैं, उस समय भी होते थे। और आई थिंक दोज वर द गुड इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज जो मेरे मेंटर थे उन्होंने भी यही हम लोग ने डिसाइड किया था, हम जो काम करेंगे सिर्फ अच्छी कंपनी के साथ करेंगे। ये वाली चीजें भी अंडरस्टूड मार्केट सिंस 94 95 में, जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। पेपर पढ़ते थे, न्यूज़पेपर हमें पता था, और ये पॉन्जी स्कीम्स के बारे में मैंने पढ़ रखा था अपनी किताबों में। तो मेरा मतलब दूर दूर तक इन चीजों से रिश्ता। आई थिंक थोड़ी सी पढ़ाई उधर काम कर गई। तो पवन सर, मेरा अगला आपसे प्रश्न ये होगा कि हम्म। जब इंश्योरेंस सेक्टर में आप आए, तो यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में काफी रिजेक्शन होता था। तो आपको कभी नहीं लगा कि यार कौन से काम में पड़ गए, कहाँ से ऐसे पड़ गए, छोड़ो ये बेकार काम है? अम, अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो उस समय ना मेरी आदत थी कि मैं हमेशा जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड भी करते थे, एंड टू टेल यू वेरी फ्रेंकली, मैं मेहनत भी बहुत करता था। कुछ अच्छे लोग मुझे मिले, और वो अच्छे लोग इतने अच्छे थे प्रशांत जी, कि उनसे मैंने जिंदगी को भी सीखा उनसे। मतलब हमें इस जैसे हमें लगता था, आज भी मैं देखता हूँ कई लोग डरते हैं बड़े लोग के पास जाने में। मैं उस समय जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और रेंट में रहता था और मोटरसाइकिल पे घूमता था, और उनके पास जाता था, और जब उनको म्यूचुअल फंड के बारे में बताता था, तो दे यूज टू लिसन टू मी। नंबर वन। नंबर टू, हम ये सोचते हैं कि ये उनको पता सब कुछ है, जो बड़े लोग होते हैं उनको सब कुछ पता होता है। एक्चुअली उनको अच्छे लोग मिले नहीं होते, या अच्छे लोग की उनको भी जरूरत होती है। तो मैंने जब भी काम किया तो जो ठीक लगा मुझे, मैंने वो बात करी उनसे, और जो ठीक प्रोडक्ट था मैंने शायद उनको वो बेचा। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि हमने जब कई बार ऐसा किया कि उस जमाने में भी हमने 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस किए। मतलब मैं आपको उस समय की बात बता रहा हूँ, जब मैं 2001 के बाद या 2 के बाद मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ आई थी उसके बाद, और टाटा में थे। तो ये वाले प्रोडक्ट जो हम उनको देकर आए, तब उन्होंने मतलब उस चीज को सराहा इनफैक्ट, क्योंकि देवर ऑल्सो ऑफ द हाइयर एज। जब उनको ये पता लगता है मैंने ये प्रीमियम देना है और इतना मेरे को प्रोटेक्शन है। अच्छा, ये लोग बाहर भी घूम के आते थे, दे यूज टू गो अब्रॉड, वहां पे उन्होंने सीखा था, समझा था। तो फॉर्चुनेटली मेरी उन लोगों से हमेशा बातचीत रही, नॉट इन टर्म्स ऑफ, अच्छा फिर मैं एक्सेल से भी लोगों को समझा देता था, एक्सेल बनाता था उनके लिए, क्योंकि तब तो इतने सॉफ्टवेयर और समझाने का तरीका, एक किताब खोली, वो टेबल खोले, बस वो लिख दिया और काम शुरू हो गया। और कुछ मुझसे बहुत अच्छे लोग थे, और मैंने ये भी देखा कि कई बार मैंने एक छोटी सी गलती के लिए भी मेरे पास 10 लाख का प्रीमियम नहीं आया, क्योंकि उनको जब उनका सब मेडिकल वेडिकल हुए तो उनको उस समय उसमें कहते हैं ना लोडिंग लगी। उन्हें मुझसे एक बार पूछ लिया कि लोडिंग्स में भी आपको रिटर्न आती है, तो मेरे मुंह से निकल गया, मुझे पता नहीं था, मुझे कह देना था सर लेट मी कम बैक टू यू। और मैंने बोला हाँ हाँ सर, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, जो पैसा दोगे उसकी रिटर्न आएगी। तो उन्होंने अच्छा अच्छा ठीक है कह के रख दिया। 3 दिन, 3 बार गया मैं, 3 दिन बाद जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला पवन जी आपको ना थोड़ी इसकी नॉलेज कम है, इस पे मिलता नहीं है, और वो मैंने प्रीमियम सो एंड सो को दे दिया है। तो मुझे उस दिन पता लगा कि देखो एक छोटी सी चीज बिना सोचे समझे आपको 10 लाख का प्रीमियम 2001-2 में कैसे दूर ले जाती है। तो दैट वाज माय वन गुड लेसन विच आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, जो आपके व्यूअर्स हैं, कि अगर आप उनको देखोगे और समझोगे कि कहीं पर आपको नहीं पता होता, इट इज बेटर टू एडमिट एंड कम बैक टू देम, rather देन मैं बोलूं हाँ हाँ मैंने करके बता दिया। और इनफैक्ट कई लोग ने मुझसे पूछते थे भी क्या यार ये बीमा का काम कर लिया है, लेकिन जब मैं उनको समझाता था कि वाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज जरूरी है, और आप लोग के पास आज पैसा है कल हो ना हो, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स विल चेंज। अगर हमने देखा कंप्यूटर का जमाना आ गया है, तो पीपल वर क्वाइट ओपन। और मेरे ख्याल से मेरे को इस चीज का कभी सामना नहीं करना पड़ा, यार ये तू क्या काम कर रहा है। इनफैक्ट लोगों ने मेरी बड़ी मदद करी, कि अच्छा। उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे रेफरेंस दिए, लोगों के पास जा, इनको भी तेरी चीज की जरूरत है। तो मुझे लगा शायद मैं बनाई उस चीज के लिए, कि लोगों को एडवाइस दूं, लोगों को समझाऊं। और मुझे बड़ा गर्व होता है कहते हुए कि कईयों की वेल्थ जो है आज 20-20 25-25 करोड़ की है, जो उस समय हमने 25 साल पहले शुरुआत की थी।
तो आपने एक बड़ा ही अच्छा सबक दिया सर, कि जब आपको कोई चीज पता ना हो तो उससे मिसकमिट नहीं करें, बल्कि सीधे स्वीकार कर ले कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। जिसके कारण से आपने थोड़ा से आपने ये चीज नहीं किया था, जिसके कारण 10 लाख का प्रीमियम आपसे फिसल गया आपके हाथ से। अगर शायद आपने तो वहां पर आज कहा था कि ठीक है सर मिलता मुझे है जानकारी नहीं है, मैं पूछ कर बताऊं, तो हो सकता नहीं फिसलता। शायद, शायद। पर वो मेरे मतलब बड़े उसमें चुभ गया था उस समय। तो आज भी मेरे को ये रहता है, कोई भी मैं मिसकम्युनिकेशन कर नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही करने लगता हूँ मुझे उसका ध्यान आ जाता है। वो चीज मुझे रोक देती है कि चलो रुको रुको, पहले पता कर लो। तो मैं कई बार मुझे लगता है, मैंने कहा सर होना ये चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर भी डबल कंफर्म कर लेता तो सपोज हूँ। करिए क्योंकि पवन आजकल सर की इसी टाइप का कोई सिचुएशन, कोई एजेंट फंस जाते हैं जिसको उसको नहीं पता है, कस्टमर बार बार पूछ रहे हो, तो उसको क्या जवाब देना चाहिए? कैसे आप हैंडल करने के लिए सजेस्ट करेंगे? तो एडवाइजर का काम है ना, आज भी मैं जैसे लोगों को बोलता हूँ एडवाइजर जरूरी है। अगर आप मेरे से खुद पूछोगे क्या मैं अपने इन्वेस्टमेंट खुद देखता हूँ, मैं फिर भी चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई इन्वेस्टर का मतलब मैं भी किसी से पूछता हूँ। मैं अपना अपना काम भी करते हुए मुझे मालूम है ये करूंगा तो ये होगा। जैसे कई लोग होते हैं कि अपना, आपने एक नोट करी होगी, डॉक्टर भी अपना इलाज ना वो खुद नहीं करते, वो हमेशा दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। कभी आपने ये नोट नहीं किया होगा, पर आप डॉक्टर साहब से पूछना कभी, तो वो भी कोई, जैसे हम लोग गोलियां ले लेते हैं बैठ के, इवन डॉक्टर डजंट टेक दैट, ही विल कंसल्ट द अदर डॉक्टर मेरे छोटे एंड भाई देन। सर मेरे खुद ही डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन है वो। जब उनकी अपनी बेटी जब बीमार पड़ती है तो दूसरे पीडियाट्रिशियन से सलाह मांग के, मैं ये दवाई चला रहा हूँ, ये ठीक तो है ना? तो ये तो बहुत ही अच्छे से रिलेट कर बताऊँ, हम लोग दोनों भाई साथ में ही रहते हैं। ये तो बड़ा अच्छा ही आपने एक उदाहरण दिया कि डॉक्टर खुद ही है ना अपना इलाज खुद नहीं करता, दूसरे डॉक्टर से करता है। लेकिन मेरा और क्वेश्चन देखो ये हम, था पवन सर आपसे, कि सपोज करो कि किसी कस्टमर ने मेरे प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोला, मैं एडवाइजर हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया कि जो मुझे नहीं पता है, इस चीज को कैसे मैं हैंडल करूँगा? ताकि मैं ये चाहूंगा कि मेरा क्रेडिबिलिटी भी नहीं डाउन हो, तो मेरे कस्टमर को ये भी नहीं लगे कि ये लेस इंफॉर्मेशन या लेस नॉलेज वाला पर्सन है। तो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ? देखो मैं क्या करता हूँ मैं आपको वो बता सकता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद ऐसी चीजें सबके सामने आती होंगी। देखो एज अ ह्यूमन बीइंग भी ना, इंश्योरेंस एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि एवरी डे इट इज ग्रोइंग एंड एवरी डे इट इज चेंजिंग, एंड विद हर चीज में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। री इंश्योरेंस में भी कुछ चेंज आ जाता है तो आपको इफेक्ट पड़ने लगता है। तो मैं जनरली ऐसे करता हूँ सर, मेरे हिसाब से तो मतलब अगर हमारी डिस्कशन अगली बार जैसे हो रही है और किसी ने कुछ पूछा और मुझे सोचना पड़ जाए, तो मैं कई दो चीजें इस्तेमाल करता हूँ। मैं तो या तो उस समय बोलता हूँ कि सर देखो शायद नीचे लिखा होगा, लेट मी चेक एंड फाइंड इट आउट फॉर। तो मैं उसके नीचे एक बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, अगर उससे कोई सब्जेक्ट है तो मैं कोशिश करता हूँ उसमें से देख लूँ, अगर कुछ मुझे पता लग सकता है। या कोई ऐसी चीज है जो एक्चुअल में मुझे नहीं मालूम और मुझे मालूम है कि उसमें नहीं लिखा हुआ, मैं उनसे बोलता हूँ सर ये वाला आपके क्वेश्चन का मैं आपको जवाब देता हूँ, इसके अलावा भी अगर आपके पास है तब तक वो डिस्कस करते हैं। ये मैंने लिख लिया है, मैं इसके ऊपर देता हूँ क्योंकि अभी कुछ रिसेंट चेंजेस आए हैं। मेरे को पहले मालूम है कि इन चेंजेस में ऐसे होता है तो ये कहा जाता है उसमें, बट क्योंकि चेंजेस आए हैं और आपने ये पॉइंट जो रेस किया है, आई एम श्योर आपने भी कहीं पढ़ा है इसलिए आपने मुझसे ऐसे रेस किया है। मैं पता कर लेता हूँ कि अभी कंपनी में क्या नया चेंज उसके ऊपर आया है। आना जरूरी था, बट लेट मी चेक एंड आई विल टेल यू विद इन आफ्टर वी फिनिश ऑफ दिस। तो मैं वो क्वेश्चन उनके सामने ही लिख लेता हूँ, सो दैट आई हैव नोटेड डाउन, और बाकी होती है हम अपनी चर्चा करते रहते हैं। और उसके बाद मैं उनसे परमिशन लेके पूछ भी लेता हूँ, और या मुझे लगता है कि उस समय नहीं दे पाऊंगा तो मैं कहता हूँ सर लेट्स कनेक्ट वंस मोर ऑन सो एंड सो डेट, आई विल कम बैक टू यू डे आफ्टर टुमारो, डज दैट सूट यू? देन ही विल से यस और नो एंड ही विल टेल। मतलब आप अगर ऑनेस्ट हो तो मेरे ख्याल से ऑनेस्ट की कीमत यही होती है कि आप, मेरा मन होता है मैं रिलेशनशिप बचाए रखूं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आज इसको गलत बोल के इसको खत्म कर दूं। और ऐसे ही चीजों ने मुझे वो रिलेशनशिप ऐसे दिए, कई बार आपकी बात ठीक है, मेरे से भी कई बार जवाब नहीं दिए गए शुरू में, तो मैंने उनको रिलेशनशिप को बनाए रखा और उनको बोला कि हम 2 दिन बात कर लेते हैं। तो कई बार उन्होंने मुझे 10 दिन 20 दिन बाद नहीं मिले, पर मिले और उन्हें कहा हाँ सचदेवा साहब आप पता कराए क्या था वो? मैंने कहा हाँ जी सर इसका ये था। अरे वाह बिल्कुल ठीक है, तो ये तो हमें सूट करता है, तो अब आप का क्या एडवाइस है? उस समय भी मेरे से पूछते थे अब आपकी क्या एडवाइस है, क्योंकि हमें पता है अब हमें सूट करता है। तो और आपको मैं एक सच बात बताता हूँ, कई बार ना मैं जब भी जाता हूँ तो हम लोग की प्लान के बारे में बड़ी कम डिस्कशन होती है।
हम लोग जब उनके साथ बैठते हैं, अभी क्लाइंट के साथ भी बैठे, तो हम ना किसी उस पे विचार करते हैं कि उनकी मतलब प्लान के अलावा बहुत सारी बातें हो जाती हैं। वो आधा पौना घंटा लग जाता है उसमें, और कई बार वो ये कहते हैं यार चल छोड़, जो कहता है कर लेते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इज गुड फॉर मी, वो ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो फिर मैं बोलता हूँ कि सर देखो, जितना मुझे आपके 1 घंटे से समझ में आया, आपकी ये चीजें हैं, ये रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट तो दो तीन है, बट आई थिंक दिस इज मोस्ट सुटेबल टू यू, एंड इफ यू अलाउ मी आई विल शो इट टू यू। वो कहते नहीं यार, तेरे को ठीक लगता है तू करी। बट ये मेरी जेन्युइनिटी है कि उनको ऊपर ये मैंने उस समय नहीं देखता इसमें पैसे ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे। अगर कम भी मिल रहे हैं तो भी मैं उसको वही करूंगा, बिकॉज रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे में मतलब आपको, कि और आपको जान करके खुशी होगी कि मेरे साथ जो क्लाइंट हैं वो 20 20 25 25 साल पुराने भी क्लाइंट हैं, और उनके बच्चे भी अब साथ। तो यहाँ पर दो चीजें आपने बताई। पहले ये कि आपने बताया कि अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप उसको एडमिट कर ले बनस्पत कि उसको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास करे। दूसरा आपने ये एब्सोल्युटली चीज कहा कि क्लाइंट को आपको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, ट्रस्ट जीतने के लिए आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। अच्छा, मेरे साथ करेक्ट। भी कई सारे ये सिचुएशन है कि कई सारे क्वेश्चन है, मुझे नहीं है, तो मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, शेयर करता हूँ। आप भी अपने एजेंट के साथ शेयर करना। मैं सीधे अपने क्लाइंट से कहता हूँ कि सर वेरी गुड क्वेश्चंस, मैं अभी अपने मैनेजर से या अपने सीनियर से बात करके आपको अभी बताता हूँ। तो उससे क्लाइंट को भी लगता है कि यार मैंने कुछ अजूबा पूछ लिया है, अच्छा किया है। और मैं भी, अब मेरे पास भी टाइम आ जाता है, मैंने उनको भी बढ़ा दिया कि सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे मैं अभी आपको सीनियर से पूछ के बताता हूँ। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है क्लाइंट को, आइए मेरा फॉर्मूला काफी हिट रहता है। और मुझे भी सेटिस्फेक्शन ये रहता है कि मैंने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं पास किया, मैं भी जेन्युइन रहा, उनको जानकारी लेकर उनको बता देता हूँ। तो इसी से अभी एक क्वेश्चन है सर, कि जैसे अभी आपने मुझे बताया कि बाई चांस आपको अच्छे मेंटर मिलते चले गए, तो एक लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग प्रोफेशंस जो है, प्रोफेशनल्स जो है, जो इंश्योरेंस एजेंट है, मेंटर का एक रोल कितना रहता है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। ये तो हमारे उसमें खुद में कहा गया है। पेंटर को जगह मैं बोलूँ तो मतलब गुरु का मतलब तो यही हुआ जो हमें अंधेरे से उजाले में ले जाए। लेकिन आई थिंक उसके बगैर बहुत कम हुआ है कि अगर आप किसी की भी सक्सेस देखोगे ना, सब लोग कहते हैं मैं अकेला चला हूं। अकेला कोई आगे नहीं बढ़ता। ये हमारा सिर्फ एक विचार है कि हम अकेले थे, अकेले ही चले, मैंने अपने बलबूते पे किया। अरे आपके माँ बाप थे, आपके दोस्त थे, आपकी उनकी बहुत सारी दुआएं थी साथ में। और कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप ऐसा सोचते हो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प में आए हैं। जैसे मैं एलआईसी की बात करूं तो मैं कहीं अपने दोस्तों को समझाता हूँ डीओ की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफिसर हमारे जितने भी होते हैं, वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं पता कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और एक एज ए एजेंसी जो एलआईसी ने कभी शुरू की, तो डेवलपमेंट ऑफिसर का सिर्फ ये मानना नहीं होता था कि उसको बिजनेस चाहिए, बट उसका मन ये होता था कि हमारा जो एजेंसी है, एजेंट है या एडवाइजर है, वो कैसे आगे बढ़ेगा। और उसके लिए, क्योंकि क्या होता है कि कई लोग तो पहले, जैसे आपको पता है, अगर आज भी मैं किसी के माँ बाप से पूछूं कि वो अपने बच्चों को बड़ा होकर क्या बनाना चाहते हैं, तो कोई मुझे आज तक एक पेरेंट नहीं मिला जिसने कहा यार मैं अपने बेटे को ना एडवाइजर बनाना चाहता हूँ, या इंश्योरेंस एजेंट बनाना चाहता हूँ, या इंश्योरेंस एडवाइजर बनाना चाहता हूँ। शायद मैं आपसे भी पूछूंगा तो आप कभी नहीं बोलोगे कि यार मेरा बच्चा ना इंश्योरेंस एडवाइजरी करे। तो ये बड़े एक पैसे वाली बात है। तो कई लोग ये सोचते हैं जिनको कुछ नहीं आता वो इंश्योरेंस एजेंट बन जाते हैं। ये बाय चांस प्रोफेशन है, बाय चॉइस प्रोफेशन नहीं है। बट क्योंकि जब से ये कोविड के बाद हुआ है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गेन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो आई थिंक टुडे इज द टाइम दैट एवरीबडी शुड बी हैप्पी दैट इमेज इज चेंजिंग। बट वो अब क्या है, चेंजिंग के उसमें ब्रोकर्स भी आ गए और दूसरे लोग भी आ गए, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। और अगर बिना मैं ये पूछूं कि अगर आप नहीं समझ सकते कि गुरु की क्या है, आप अपने आप सेल्फ कर सकते हैं, कई चीजें कर सकते हैं। जैसे मैं और आज आपके बात के बैठ करके बात कर रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ एजेंट जो इनको देखेंगे, उनसे उनको उसी से आप चीजें सीख लोगे। पहले तो हमारे टाइम पे तो ये सोशल मीडिया भी नहीं होता था,
तो हम लोग तो अपना हमारे तो भगवान जो होते थे डेवलपमेंट ऑफिसर ही थे, हैं और रहेंगे। और हमारे नहीं तो सीनियर जो थे हम उन्हीं को बड़ा मानते थे। क्या हमारे पास जो एक्चुअल में जो एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के, कई बार वो भी गाइड करते हैं उनको कि आप ऐसे ऐसे करो, पर उनका भी हो सकता है एजेंडा हो कुछ ड्राइव करने का। लेकिन आपको लोग हमेशा, मैं ये मान के चलता हूँ कि हर चीज में एडवाइजर जरूरी है। चाहे आप इंश्योरेंस की बात करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड की बात करें, लोग आजकल डायरेक्ट पॉलिसी बाजार इसकी बातें करते हैं। और मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, अच्छा है टेक्नोलॉजी ने किया है, अच्छा है, और मैं भी इसमें बिलीव करता हूँ। और मैं लोगों को बोलता हूँ कि हाँ, वो कभी मुझसे पूछते हैं कि हमें और आप में क्या डिफरेंस है, तो मैं सिर्फ उनको यही समझाता हूँ कि आप किसी भी तरीके से आप जाके लो, इट इज जस्ट लाइक अ बाजार। पर ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे अगर टूट गई तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। इफ यू डोंट टेक लाइफ इंश्योरेंस नाउ, देयर विल नेवर बी अ सेकंड चांस। तो आपको जो चीज दोबारा मिलेगी नहीं, और वो नहीं हो गया आप उसके बाद उसकी सर्विस होनी है, तो आप मुझे सोचिए, आप मशीनों से बात करके आज भी क्या कोई क्लेम ले सकता है? मैं ये मान के चल सकता हूँ कि ठीक है शायद कोई कर दे, पर जितना मैंने अभी तक विटनेस किया है, यू नीड समबडी टू हेल्प यू, गाइड यू, बिकॉज हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है। हम लोग, आप मार्केट में अगर ये क्रीम खरीदनी हो, चश्मे का फ्रेम खरीदना हो, शर्ट्स खरीदनी हो, तो आपके पास ब्रांड है और आप उसको पहनते हैं, आप उसको ले सकते हैं, आप उसको खुद भी जाके समझ सकते हैं। लेकिन आपने फिर भी देखा होगा कि वो भी जाते हैं तो उससे बोलते हैं अच्छा ये बताओ ये कलर कैसा लगता है। कई बार आप देखोगे हमारे यहाँ फैमिली शॉपिंग में जाते हैं, वो आदमी भी कोई शर्ट खरीदता है तो अपनी वाइफ से पहले पूछता है कि देखो जी ये ठीक लग रही है ना मेरे ऊपर, उसकी अहमियत होती है, उसमें वो एडवाइजरी का काम कर रही है। हम छोटे से छोटे चीजें पे रेफरल मांगते हैं। कोई फोन लेना हो, आप चार दोस्तों को फोन करोगे, यार मैं कौन सा फोन लूं। वो बेशक आप ऑनलाइन जाके खरीद सकते हो, लेकिन जब आपको वारंटी की बात आती है तब आप जाते किसी लोकल के पास ही। और वो आपको क्या बोलता है, सर ये आपने हमसे खरीदा होता तो मैं तो 1 साल की आपको वारंटी देके बैठा था, यहाँ पे आपका फ्री हो जाता कहीं का। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हमें अपने सोशल स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारी आदत कैसी है, जो जंजी आ रही है। मैंने कई बार देखा है कि आज की, वैसे आज हमारी 19 तारीख है, अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर उठाओगे तो उस पर लिखा हुआ है कि जितने तरीके से म्यूचुअल फंड के जो पढ़ रहे थे अकाउंट्स, वो अचानक बंद हो गए, और जिन्होंने शुरुआत कर रखे थे उन्होंने स्टॉप कर दिए। तो एडवाइजर जो होता है आपके फाइनेंशियल में, वो आपकी चीजों को मैनेज नहीं करता, इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज नहीं करता, वो आपके बिहेवियर को मैनेज करता है। जब आपको लगता है ना यार मैं किसी से बात कर सकूं, वो आपका एडवाइजर होता है। जब आप बहुत दुखी होते हैं, आप घर में वापस आते हैं, आपको किसी से बात करने का मन होता है, तो आप अपनी बीवी से, बच्चों से मिलते हैं, आपका मन में चेंज आता है और उनको देख के आपको एक नई ऊर्जा आती है। तो मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने अपना नया नया जॉब खो दिया हो, या किसी बड़े बिजनेसमैन ने अपना लॉस कर लिया हो, पर जब घर में आता है और वो एक बार, उसकी वाइफ एक बार कह देती है ना कि नहीं नहीं चिंता मत करो मैं आपके साथ खड़ी हूँ, तो आप देखोगे वो लोग बहुत बार गिरने के बाद भी बहुत बार अच्छी तरह खड़े हो जाते हैं और अच्छा करते हैं कम और बैक अपनी करते गलतियों से हैं। सीख के फ्यूचर बना लेते हैं। तो ऐसे ही एडवाइजर का है। इस समय जब मार्केट नीचे करी, किसी के पास पता ही नहीं था लोगों को क्या करें, किससे जाके बात करें, क्योंकि जिनसे वो बात कर रहे थे वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थे। उनका बिहेवियर मैनेज करने वाला कोई नहीं था, उनको राइट गाइडेंस देने को कोई नहीं था। इसलिए मेरा बड़ा पेट डायलॉग है, एडवाइजर जरूरी है। एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली इंश्योरेंस, बीट एवरीथिंग, यू विल हैव दीज पीपल अराउंड। एडवाइजर बहुत जरूरी है, जिसको पता हो उसके साथ रहना चाहिए। अगर मेरे को अपनी भी चीजें देखनी होती हैं तो भी मैं अपने एडवाइजर रखा हुआ बहुत अच्छा बात बताया पवन सर। तो अगला, काफी सारे लोगों को मन में ये भ्रम है, बहुत सारे एजेंट्स के मैंने बातों सुनता हूँ कि अब इंश्योरेंस है ना सेचुरेट हो गया, सारे लोगों का अब इंश्योरेंस हो गया, अब कोई इंश्योरेंस नहीं कराना चाहता है। तो मेरा प्रश्न सर आपसे है कि अगला 5 साल, अगला 10 साल आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कैसे देखते हो?